महाराष्ट्र में जैसा बताया जा रहा है सच्चाई उस तरह की बिल्कुल नहीं है। पिछले दिनों के घटनाक्रम ने पूरे राजनीतिक वहाँ के सिनारियों को हिला के रख दिया है, सच्चाई है। और ये तो महाराष्ट्र में लंबे समय से हो रहा है, अस्थिरता वहाँ पर बनी हुई है। लेकिन जो अभी हुआ है, जो एनसीपी को छोड़ के अजीत पवार गए हैं, शरद पवार के जो भतीजे हैं, इस रूप में दर्शाया जा रहा है जैसे विपक्षी एकता टूट गई जो राष्ट्रीय स्तर पे बन रही थी। मतलब मीडिया का जो मैनेजमेंट है बीजेपी का, वो इसी तरह का है कि वो एक आपके सामने एक गलत पिक्चर पेश करते हैं। आप तो जानते हैं पहलवान आंदोलन में जब पुलिस लेके गई थी संगीता फोगाट को विभूषण शरण सिंह के घर शिनाख्त करवाने, रिक्रिएट करने क्राइम सीन को, तो उसको बता दिया समझौता करने चलेगी। मतलब इस और फिर विभूषण शरण सिंह पे खुद बीजेपी सरकार जो है उसने चार्जशीट भी फाइल की है और पूरा केस चल रहा है। तो ये जो जिस तरह से मीडिया आपको सामने दिखाता है ये कि कोई मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो गया है राष्ट्रीय अलायंस का, ये बिल्कुल मतलब हास्यास्पद बात है। और महाराष्ट्र की राजनीति में भी एक्चुअली बीजेपी का नुकसान हुआ है। देखिए क्या है कि जहां जहां जोड़ तोड़ से सरकारें बन रही हैं या बीजेपी ने कोशिश की है कि वो तोड़ के, अब जैसे कर्नाटक में क्या हुआ था 2019 में, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन वहां पर उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। बीजेपी ने तोड़ ताड़ के जो जेडीयू और ये जेडीएस और कांग्रेस अलायंस था उसमें से विधायक तोड़ के जोड़ तोड़ से अपनी सरकार 2021 में बनाई। 2018 में चुनाव हुए थे, 3 साल जेडीएस कांग्रेस की सरकार चली। 2021 में बीजेपी ने अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन फिर 2023 के चुनाव में क्या हुआ, इसी सरकार के बल पे डींगे हाके जा रही थी कि बहुत बीजेपी मजबूत है और कर्नाटक में जीतेगी। कर्नाटक में इतना बुरा हाल हुआ कि 60-65 सीटों पे आ गई और 104 उसकी थी, उससे 60-65 में आ गई। जितने विधायक तोड़े थे उसमें से अधिकांश हार गए या उनको टिकट ही नहीं मिला और कांग्रेस जो है भारी बहुमत से कर्नाटक में जीती। महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में 2019 के जो चुनाव थे जिसमें जो बीजेपी और शिवसेना मिल के लड़ी थी, अब सोचिए बीजेपी शिवसेना मिल के लड़ी थी। 1990 में ये अलायंस बना था शिवसेना बीजेपी का, इतना पुराना अलायंस। और वो अलायंस 2014 में टूटा और उसके बारे में हम आपको बताएंगे, वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन 2019 में फिर वो बन गया था और 2019 में शिवसेना और बीजेपी मिल के चुनाव लड़ी थी। 2019 में के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें महाराष्ट्र की 48 सीटों में से मेरे ख्याल से बीजेपी शिवसेना गठबंधन को करीब 40 से 42 सीटें मिली थी। इतनी इतनी भारी बहुमत। और ये और जिस तरह से सारे जो ओपिनियन पोल हैं और वो एग्जिट पोल तक उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि 288 महाराष्ट्र असेंबली की स्ट्रेंथ है और 200 से ज्यादा 220 220 कुछ तो 250 सीटें जो है बीजेपी शिवसेना अलायंस जीतेगी। लेकिन अंत में क्या हुआ, बीजेपी 105 पे आ गई। जब 2014 में बीजेपी शिवसेना अलायंस टूटा था और बीजेपी अकेले लड़ी थी, तब बीजेपी 122 सीट लाई थी और पहली बार बीजेपी की एक अपनी सरकार बनी थी। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना के साथ अलायंस हो गया था, लेकिन अलायंस चुनाव के पहले नहीं था। बीजेपी मैक्सिमम जब अकेले लड़के कुछ सीटें महाराष्ट्र में जीती है तो 122 जीती है और केवल 27% वोट जब वो अकेले लड़ी थी। और शिवसेना का उस समय जो भी 19% वोट था और करीब 56 सीटें थी और उस तरह से एक उन लोग की सरकार अपनी 56 से ज्यादा थी, 60 प्लस कुछ थी और उनकी एक सरकार बनी पोस्ट पोल। 2019 में जब अलायंस था तब एक ये स्थिति बन गई कि इनका जो बीजेपी का वोट परसेंटेज 27% से 25% हो गया और शिवसेना का भी 19% से 16% हो गया। बीजेपी की केवल 105 सीटें आई, शिवसेना की करीब वही 53 सीटें थी। तो वो मिलके जो है सरकार बनाने की बात थी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने वहां कहा कि मुख्यमंत्री का दावा उद्धव ठाकरे का है, क्योंकि भाई शुरू से शिवसेना बड़ी पार्टी रही है। बीजेपी कहीं पिक्चर में नहीं थी। जब शिवसेना 1990 में जब शिवसेना एक महत्वपूर्ण एक विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी थी। और अब आप ये देखिए कि जो महाराष्ट्र का जो राजनीति है उसमें आखिरी बार किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था, किसी एक पार्टी को, वो 1990 में मिला था। और वो 19 उस समय शरद पवार कांग्रेस में थे और कांग्रेस को 147 सीटें 147 सीट्स
और करीब 38% वोट्स कांग्रेस को मिले थे। उसके बाद से किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली। 1995 में बीजेपी शिवसेना अलायंस थी, वो सत्ता में आई। 1999 में कांग्रेस टूट गई, शरद पवार ने अपनी एनसीपी बनाई, चुनाव अलग अलग लड़े, लेकिन चुनाव के बाद कांग्रेस एनसीपी ने मिलकर सरकार बनाई। फिर 2004 में 2009 में जो है वो एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा और सरकारें बनाई, लेकिन किसी की पूर्ण बहुमत नहीं आई। 2014 में भी मैंने बताया कि पूर्ण बहुमत कभी भी बीजेपी अपनी नहीं ला पाई है। लोग उसको इस तरह से दिखाते हैं महाराष्ट्र को कि हिंदुत्व का कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, वो मतलब हिंदुत्व का बहुत बड़ा सेंटर है वो, जबकि ऐसा देखिए जो वहाँ की राजनीति है वो बहुत बिखरी हुई राजनीति, उसमें कई छोटी पार्टियां हैं। एक बार तो जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी थी वो 4% वोट ले आई थी अभी पिछले मतलब 1-2 चुनावों के पहले, और इसी तरह से जो छोटी पार्टियां हैं 4 से 5 मतलब अभी भी उनका एक वोट शेयर है। और कोई भी बड़ी पार्टी जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि अकेले अपने दम पे वो कहीं मतलब 20 से 25% तो क्रॉस ही नहीं कर पाती है। बीजेपी भी 25% पे आके रुक जाती है। और तो अभी जो पूरी सिचुएशन है, बीजेपी का क्या एक सोच है कि किसी भी तरह सरकार में हमको बनानी है सरकार। ये अमित शाह मोदी की लाइन है। कर्नाटक में वो फेल हो गया कि सरकार बना के आप चुनाव जीत लेंगे। महाराष्ट्र में भी अभी यही किया जा रहा है कि पहले शिवसेना जो एमवीए शिवसेना जब बीजेपी से अलग हटी तो एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर जो सरकार बनाई 2019 में, तो वो गिरा दी गई। आप तो जानते हैं अभी 2023 में उसको गिरा दिया गया, और सॉरी 2022 के पूर्वाध में उसको गिराया गया और एकनाथ शिंदे सीएम बने। अब उसके बाद उन्होंने एनसीपी को भी तोड़ दिया क्योंकि एकनाथ शिंदे और बीजेपी में बन नहीं रही थी, तो अजीत पवार को वो ले आए हैं एक मतलब सरकार में एनसीपी तोड़ के, और अजीत पवार को भी डिप्टी सीएम बना दिया है। देवेंद्र फडणवीस जो कि बीजेपी के सीएम है वो, और अजीत पवार डिप्टी सीएम है, और एकनाथ शिंदे सीएम। तो और इसमें पूरा खेल ये है कि अजीत पवार को यूज किया जा रहा है एकनाथ शिंदे को कंट्रोल में करने के लिए, एकनाथ शिंदे को यूज किया जा रहा है अजीत पवार को कंट्रोल में रखने के लिए। अब ये और उधर शरद पवार जमीन पे उतर चुके हैं चैलेंज देते हुए कि वो अपनी पार्टी को फिर से बनाएंगे और वो एक मजबूती से खड़े रहेंगे। इस पूरे प्रकरण में अगर किसी का फायदा हुआ है, जो कोई नहीं कह रहा है, वो कांग्रेस का हुआ है, क्योंकि कांग्रेस वहां पर एक फोर्स के रूप में, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी थी महाराष्ट्र में, वो बहुत ही सफल रही थी। जैसे कर्नाटक में सफल थी वैसे ही महाराष्ट्र में सफल रही। कर्नाटक में सफलता वोटों में भी ट्रांसलेट हो गई। महाराष्ट्र में भी आप देखिएगा तो कांग्रेस जो कि अपने सबसे न्यूनतम वोट शेयर और न्यूनतम सीटों पे आ गई थी 2019 में, कांग्रेस का जो अब एक पूरी स्थिति बन रही है, क्योंकि अलायंस पॉलिटिक्स वहां पर अब बिल्कुल उसका एक निम्नतर स्तर लोगों ने देख लिया है कि अलायंस पॉलिटिक्स का मतलब है कि कोई भी, चलिए आदर्शों की बात तो बहुत दूर रही, कोई गवर्नेंस नहीं दे पा रहा है। एक उद्धव ठाकरे जब तक थे तो एक गवर्नेंस हो रही थी महाराष्ट्र में, और कम से कम ये था कि एमवीए में एक आदमी है, मतलब उद्धव ठाकरे उसके नेता हैं और वो मुख्यमंत्री थे और वो एक गवर्नेंस कर रहे थे। अभी तो ये स्थिति बन गई है कि एकनाथ शिंदे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इतने कमजोर, उनके पास एमएलए ही नहीं है, और उनके एमएलए के ऊपर भी गाज कि कब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं। अजीत पवार जो एमएलए लेके गए हैं वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट सुनाई दिया था कि जब बीजेपी ने गवर्नर के माध्यम से उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई थी तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था और कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे ने रिजाइन नहीं किया होता तो वो सीएम फिर से रीइंस्टेट हो जाते। इस तरह की मतलब उसके इंटरप्रिटेशन है उस जजमेंट की। तो ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि अब लोग महाराष्ट्र के वहाँ मैसेज ये जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो चढ़ रही है, उठ रही है, और कांग्रेस की तरफ एक पोलराइजेशन हो रहा है। अच्छा, एनसीपी कमजोर हुई है तो एनसीपी के वोटों का जो एक बड़ा हिस्सा है वो, अगर चुनाव जो है वो एनसीपी का जो अजीत पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना का और बीजेपी मिल के लड़ती हैं, सीट शेयरिंग का क्या होगा, उनमें किस तरह से होंगी वो एक अलग सवाल है। जहाँ तक संभावना है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 48 से 48 सीटों पर लड़ना चाहेगी या मैक्सिमम 40 से 42, इन लोगों के लिए बहुत कम छोड़ेगी और ये लोग उसको
उस पर राजी नहीं होंगे, तो वैसे भी ये इनका अलायंस टिकेगा नहीं। और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है उसका जो, क्योंकि शिवसेना कमजोर हुई है, एनसीपी कमजोर हुई है, तो जो एंटी बीजेपी अलायंस है उसमें कांग्रेस का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और कांग्रेस ही जो है वो सबसे ज़्यादा सीटों पे, जो 48 सीटें हैं महाराष्ट्र की लोकसभा चुनाव में, और जो 288 सीटें विधानसभा चुनाव में, जो जस्ट लोकसभा चुनावों के 3-4 महीने बाद 2024 में होगा, उसमें उसका पलड़ा भारी रहेगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।